नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर अब जन का दबाव बढ़ने लगा है। सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे थे, उन प्रयासों को राजभवन की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पाई, जिसके बाद अब प्रदेश में पंचायतों को लेकर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी पूरी तरीके से अब तेज हो चुकी है। चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में संवैधानिक संकट भी खड़ा हो गया है। पंचायत में प्रशासकों की पुनः नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी के वापस लौटा दिया। इस कारण 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें फिलहाल की स्थिति में खाली चल रही हैं, जो अपने आप में इन पंचायतों के लिए संवैधानिक संकट है। त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में प्रशासकों की पुनः नियुक्ति के लिए पंचायती राज विभाग में आनन फानन में प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिस पर विधायी विभाग आपत्ति भी लगाई थी। पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। आप लेकिन इस सरकार भाजपा का विकेंद्रीकृत व्यवस्था में विश्वास है या नहीं? धामी सरकार विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत उस पर विश्वास करती है या नहीं करती है, ये मुख्यमंत्री को क्लियर करना चाहिए। आपने पहले एक गलत कदम उठाया नगर पालिकाओं के चुनाव के वक्त में। उस समय आप इसलिए बच गए क्योंकि उस संशोधन विधेयक में ये स्पष्ट तौर पर नहीं उल्लेख है कि एक बार या 2 बार वो साइलेंट है। तो इसलिए आपने नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में प्रशासक थोपे और थोप करके चुनाव परिणामों का अपहरण किया। उनको थोपा और उसके जरिए आपने ऐसी व्यवस्था खड़ी की जिसके जरिए आपने चुनाव परिणामों का अपहरण किया। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जल्द ही फैसला लेंगे, और क्योंकि पंचायतों में बेहतर ढंग से काम हो सके, पंचायतों में हम अपनी जो हमारी योजनाएं स्टेट की, सेंटर की, उसको अच्छे ढंग से फॉलोअप करा सकें, इन सब चीज़ों का महत्वपूर्ण जो पिलर होता है वो पंचायत होती है। निश्चित रूप से सरकार इस पर सीरियसली काम कर रही है। आने वाले समय में बहुत जल्द ही पंचायत के चुनाव उत्तराखंड में होंगे और तमाम जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उन पर सहभागिता करना चाहते हैं, उनको मौका मिलेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बांदुनी जी जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राजेश चमोली जी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए पुष्पेंद्र जी, उत्तराखंड में ये पहली बार हुआ है और मुझे लगता है उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार है कि जब धामी सरकार में हो, भाजपा सरकार में हो, पंचायतें नेतृत्व विहीन। और नेतृत्व विहीन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई कारण ये है कि देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब इसी सरकार में विद्यालय जो डिग्री कॉलेज थे उनमें भी चुनाव नहीं हुए। पहली बार इस सरकार में ऐसा हुआ और ऐसी पंचायतों में भी चुनाव कराने की सरकार की जो मंशा है वो साफ साफ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन। देखिए, आप राज्य सरकार सिर्फ अपनी विधायिका, अपनी सरकार और धामी जी अपनी कुर्सी बचाने पर लगे हुए हैं। बाकी देखिए, जो हमने अभी बात की 7,448, क्योंकि राज्य में 10,760 समथिंग पंचायतें हैं और हरिद्वार को अगर मैं छोड़ दूं तो 7,478 जो पंचायतें हैं नेतृत्व विहीन है। इसी प्रकार से 2941 हमारे क्षेत्र पंचायत और 341 जिला पंचायत सदस्य, जिनका जो राज्य में मतलब जो काम निश्चित रूप से जो हम कहते हैं आखिरी पायदान पर होना चाहिए था, वो काम अभी तक रुका हुआ है। और ये सब की सब नाकामी इस सरकार की है, धामी सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। हाँ, इस सरकार में निश्चित रूप से कुछ कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, जैसे
राज्य की सरकार और धामी सरकार खनन में और शराब में पूरे हर प्रकार से लिप्त है। आप देखिए राज्य में भ्रष्टाचार चरम पे है, किस प्रकार अधिकारियों से लेके कर्मचारियों से लेके, मतलब पहली बार पुष्पेंद्र जी ऐसा हो रहा है कि भाजपा की 5 कैबिनेट मंत्रियों पे, इस सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप है। डीएम खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन राजेश जी, अगर हम राजस्व की बात करें तो उसमें भी धामी सरकार ने उपलब्धियां हासिल की हैं। हम भ्रष्टाचार की बात करें तो कल का ही जो हरिद्वार नगर निगम का मामला था उसमें भी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, तो काफी चीजें हैं। पुष्पेंद्र जी, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य का एक जिले का मतलब जिलाधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है और वो सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में आ रहा है, क्या धामी सरकार उस पर एक्शन लेगी? एक एसडीएम जो मतलब रीड होती है, देखिए आप देख रहे हैं सिस्टमेटिक, देखिए मैं आपको गिना रहा हूँ पुष्पेंद्र भाई। एक मामला अभी आया पटवारी, जो सबसे नीचे की कड़ी है, पटवारी भ्रष्टाचार में लिप्त। 2000 के नोट आपने देखा होगा, जब विजिलेंस पे पकड़ा तो वो 500 के नोट निकल गया था। उसके बाद रुड़की में एक मामला है, कानून को 5000 की घूस में पकड़ा गया, इन्हीं की सरकार में। इन्हीं की सरकार में देहरादून में थाने में एक इंस्पेक्टर 1 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया। इन्हीं की सरकार में एसडीएम पे जो 15 करोड़ की जमीन थी उनको 14 करोड़ में बेचा गया। नगर आयुक्त उसमें संलिप्त है और जिला। ठीक है राजेश जी, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है उस पर आ जाइए। नहीं उसी पर आ रहा हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी चैन है। अगर आप इन चीजों को हटा दीजिए, इन परतों को हटा दीजिए, तो निश्चित रूप से नकाबपोशी से फंसे हुए। अब बात हम अगर पंचायती सिस्टम की कर रहे हैं तो आप देखिए ना, किसी सरकार है, कौन करेगा इसको ठीक? इसी सरकार ने तो ठीक करना। समय पे पंचायत चुनाव होते, जहां नवंबर में हमारा 27 नवंबर को प्रधानों का कार्यकाल पूरा होना था, और एक नियम है पंचायती एक्ट में, नियम है कि विदिन मतलब जो पंचायतें हैं उससे 15 दिन पहले या 15 दिन बाद तक चुनाव नियुक्त जाने चाहिए थे। नए पंचायत जो मतलब जो वो है प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, प्रमुख है जिला पंचायत, ये नियुक्त हो जाने चाहिए थे। लेकिन आपने 6 महीने तो पहले उनको टाला और 27 मई से पहले आपने वादा किया, तमाम समाचार पत्रों में छपा कि धामी सरकार अब चुनाव कराने वाली है, मई में होने वाले हैं, अप्रैल में होने वाले हैं, मार्च में होने वाले हैं, अब जून में होने वाले हैं और जुलाई में होने वाले। और आपने शपथ पत्र भी कोर्ट में दिया है। क्या है वो जो आप तमाम बातें कह रहे हो, इसका मतलब सब झूठ है। राज्य के मुख्यमंत्री इतने खुल के झूठ बोल रहे हैं। कल मैं देखा था एक बयान को मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो तय करेगा तिथियां। निर्वाचन आयोग क्या कह रहा है? पंचायत सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं कि राज्य की सरकार जब हमें कहेगी तो हम चुनाव कराएंगे। ठीक है राजेश जी, ठीक है। प्रभा जी, क्या कुछ देरी यहाँ पर हो रही है पंचायत चुनावों को लेकर? देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और हमें कोई दिक्कत नहीं है चुनाव करवाने में। लेकिन सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि आपको पता है अभी हमारे राज्य में 4 धाम यात्रा चल रही है और जब भी कोई भी चुनाव होते हैं तो उसमें एक हमें बड़ी मशीनरी की भी जरूरत पड़ती है। और ये जो पूरी 4 धाम यात्रा है ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र पौड़ी में चल रही है, तो हमें पता है कि जब भी चुनाव होंगे तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो किए जाएंगे और उसमें कहीं कोई लापरवाही ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना आए, चाहे वो ईवीएम से हो, बैलेट पेपर हो। जहां तक कांग्रेस की बात, अभी मैं उनके प्रवक्ता को सुन रही थी, तो आप ये बताइए, आज ये ऊपर से नीचे चेन की बात कर रहे थे, चेन तो छोड़ दीजिए, इनके तो मैं कहूँ कि मुखिया ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। अपने मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी तो कड़े फैसले ले रहे हैं, इस राज्य से भ्रष्टाचार को मिटाने की वो बात कर रहे हैं। चाहे इस राज्य में हमने देखा पुष्पेंद्र जी, कड़े से कड़े कानून लाए गए हैं। हमने बिना इस बात की परवाह किए कि क्या रिजल्ट होगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट कितना होगा, क्या होगा। जो ये कांग्रेस डरती है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कड़े से कड़ा यूसीसी हम लेके आए, नकल विरोधी कानून हम लेके आए, धर्मांतरण का कानून हम लेके आए, और इनके मुख्यमंत्री ने क्या करा? जिस सूबे का मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, वो ये सबने हमने सुना है इस बात को कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, आप लूट लो, इस राज्य को लूट लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए, मुझे प्लीज मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए। तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हम ये अपेक्षा कर सकते थे कि जो आज उत्तराखंड राज्य देश का अग्रणी राज्य बन चुका है, अगर इनके राज्य में सरकार होती तो आज हमारा उत्तराखंड चौराहे पे होता। तो मुझे लगता है कि विपक्ष बिल्कुल प्रभा जी, और यहाँ पर ये दोहरा चरित्र। हाँ प्रभा जी, यहाँ पर एक बात और उठने लगी है, क्योंकि अब जो 2016 वाला प्रकरण था उस मामले में जो सीबीआई की जांच है वो भी तेज हो गई है। तो कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है बीजेपी पर, ये कि बीजेपी करवा रही है सब। देखिए पुष्पेंद्र जी, आरोप लगाना एक अलग बात होती है, जब तक बिना साक्ष्य बिना तथ्यों के बात करना ये हमेशा से कांग्रेस की आदत रही है। आज हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के में
विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना इनका कोई विजन है। अब इनके अंदर एक बौखलाहट आ गई है। इनको लग रहा है कि 2027 के चुनाव बहुत नजदीक हैं, तो अब ये जनता के बीच में क्या मैसेज लेकर जाएंगे? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ना किया हो? जब हम इस सरकार में, हमारी 2 बार इतिहास रचा है हमने भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का, और हम वादा करते हैं कि तीसरी बार भी हम हैट्रिक से यह सरकार बनाएंगे। लेकिन उसके लिए हम कह रहे हैं हमारे काम की वजह से जनता हमें वोट कर रही है, जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। अब विपक्ष ये सोच रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो जो वादे जनता से किए थे हमने सारे पूरे करे हैं उत्तराखंड में, केवल हमने उन वादों को ही पूरा नहीं किया है पुष्पेंद्र जी। उसके अलावा भी जितने भी राज्य के हित में काम कर रहे थे वो सब हम धरातल पर लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है ये जो बातें विपक्ष कर रहा है, फालतू की बातें, अनगढ़ंत, मैं कहूँगी मनगढ़ंत कहानियां बनाना, जनता को गुमराह करना, तो अब इनको चुनाव में कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर रहता है और वो इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। और जहां तक चुनाव की बात है पुष्पेंद्र लेकिन जी, साफ बात है बहुत जल्दी वो चुनाव हो जाएंगे। हाँ, लेकिन प्रभा जी, अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो वो न्याय यात्रा निकालने से लगे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी जो रणनीति है वो तो अभी से शुरू हो चुकी है? देखिए पुष्पेंद्र जी, अगर कोई इंसान इतिहास में झूठ बोलेगा तो झूठ बोला हुआ तो उसके साथ हमेशा रहेगा। जब भी चुनाव आते हैं तो ये हमेशा मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, हम जुम्मे की छुट्टी करेंगे। लेकिन प्रभा जी, हरीश रावत जी तो साफ तौर पर खुलकर बोल रहे हैं ना कि मैंने कब बोला मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, मैंने कब बोला जुम्मे की छुट्टी का, मुझे आप प्रूफ दीजिए। जी, इन्होंने जो लेटर जारी किया है आप देख लीजिए। इनके जो सचिव थे, उत्तराखंड सरकार के सचिव के माध्यम से वो लेटर जारी हुआ है, और आप सोशल मीडिया पे जाइए, आज आपको वो लेटर सब जगह मिल जाएगा। तो अब आप ये देखिए किसकी कौन से झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। वो यात्रा निकालिए, धार्मिक स्थलों पर जाइए। देखिए उत्तराखंड तो देवभूमि है, यहाँ तो बाहर से भी सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पर स्वागत है, लेकिन आप तख्तियां लेके खड़े हो ना, ये कौन से अपने ही झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, या भगवान से मैं कहूँगी क्षमा याचना वो कर रहे हैं कि मुझसे गलतियां हुई हैं और अब मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है, जो भी मैंने झूठ बोला है। लेकिन इन सब चीजों से इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है राजेश जी, क्योंकि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार, और जो धाकड़ धामी जी का जो पेज है उससे भी ये जो तंज है वो कसते रहे काफी बार, लेकिन साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चैलेंज भी करते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी को कि भैया मैंने अगर कभी बोला हो तो आप प्रूफ रख दीजिए। अभी प्रभा जी ने बताया उत्तराखंड सचिव के माध्यम से पत्र था। पुष्पेंद्र जी, चाहे दिल्ली की केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार है, इनकी पूरी सरकार सिर्फ झूठ पर टिकी हुई है। दिल्ली का जो बाबा, दिल्ली से जो फरमान जारी करेगा झूठ का, वो राज्य के तमाम नेता भाजपा के, चाहे प्रवक्ता हो चाहे मंत्री हो विधायक हो, ये उसी झूठ को परोसते हैं। उत्तराखंड में आप देखिए, अगर हम जब भी मुद्दों की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात अभी आदरणीय प्रवक्ता जी ने कही है, राज्य के मुख्यमंत्री, इनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी पर 20 लाख की घूस का झारखंड से एक आरोप लगा था कि इनके अकाउंट में 20 लाख रुपए आए एक उप राज्य मंत्री के बनाने पे। मैंने उस डिबेट में प्रतिभाग किया और आप सब ने देखा कि उस पे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कौन सी? हरीश रावत जी ने ये तो कहा मैं आंखें बंद कर लूंगा, वो भ्रष्टाचार हो गया। आपके तो अकाउंट में पैसा आया, आपके मुख्यमंत्री के अकाउंट में पैसा आया। वर्तमान मुख्यमंत्री जी, इनके ऑफिस से खनन की गाड़ियों को छुड़ाने की चिट्ठियां जारी होती हैं, भ्रष्टाचार का पहला एग्जाम्पल। इनके राज्य के मुख्य जो मंत्री हैं गणेश जोशी जी पे, उनपे आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। विजिलेंस जांच चल रही थी, लेकिन आपने पता आप देख रहे होंगे कि एक आईपीएस अधिकारी को उसका मतलब भुगतान करना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। राज्य के तीसरे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पे महिलाओं ने 3 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। मेरे पास वीडियो है, कहें तो मैं भेज भी सकता हूं, अगर जानकारी अगर किसी को नहीं है तो। उसमें खुल के कहा कि यार इनके विधायक यतीश्वरानंद और सुरेश राठौर ने चिट्ठी लिखी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, कि धन सिंह रावत जी 15 लाख रुपए में सहकारिता में नौकरियां बेच रहे हैं। वो पत्र भी हमारे पास। बिल्कुल राजेश जी, इतनी कमियां नहीं पुष्पेंद्र जी, मुझे पूरा कर लीजिए। इनके मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज जी, आदरणीय सतपाल महाराज जी, इनके डिपार्टमेंट का एक पीआरओ एक डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त करता है फर्जी चिट्ठी से, और 6 महीने तक राज्य के मंत्री को पता ही नहीं लगता कि एक डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त हो गया। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में आए दिन आज देख रहे होंगे पुष्पेंद्र भाई, आप किसी से पूछिए, चाहे प्रभा जी से पूछिए, आज इनकी स्थिति ऐसी है कि एक राज्य का एक युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा है, उसको सरेआम गोली मारी गई है इनकी सरकार में।
महिला अपराध में ये पहला नंबर का राज्य बन चुका है। 10 हिमालय राज्यों में पहले नंबर पर महिला अपराध में ये राज्य है। आप प्रभाजी, आप प्रवक्ता है अंकिता भंडारी हत्याकांड में आपके राज्य पूर्व राज्य मंत्री, ठीक है राजेश जी, आपने इसको आपने बचाने का नहीं। पुष्पेंद्र भाई, मैं कह रहा हूँ, मुद्दे पर बात कीजिए। आप बेरोजगारी में आप ये राज्य नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया राजेश जी, और आपकी बात मैंने पूरी सुन भी ली। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतनी कमियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और आपने काफी मुद्दे भी गिनवा दिए कि इन मुद्दों में ये चीज उत्तराखंड के अंदर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से झूठ परोस रही है। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सी नीति है कि आपके नेता उसमें शामिल हो जाते हैं? नहीं, नीति कहां, ऐसी कौन सी नीति? देखिए, बीजेपी मैंने कहा ना, केंद्र से लेकर राज्य तक एक ही पैरामीटर पर चलती है, झूठ। अभी बात कर रहे थे यूसीसी ले आए, हम ये लिया है, वो लिया है। अरे आपने नकल विरोधी कानून लाए, सबसे पहले आपने उस उत्तरकाशी के युवा लड़के को गिरफ्तार किया उस नकल विरोधी कानून में, जिसने कहा था कि जो पेपर लीक हुआ था उसमें सील टूटी। आपने ये बयान दिया कि गाड़ियां उछलती हैं पहाड़ों में, इसलिए सील टूट गई है। मैंने इनके बता रहा हूँ ये कैसे झूठ बोलते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री राज्य में आगे झूठ बोले कि भैया यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली, हरीश राव जी का एक वक्तव्य आप दिखा दीजिए जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ रही है पूरे देश भर में। आज देखिए, सेना के नाम से पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अगर वोट बटोरा जा रहा है, किस प्रकार। अरे सेना का सॉरी है, ये सेना वो सेना है जो आजादी से लेकर आज तक इसने पाकिस्तान के और दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, वो सेना है। लेकिन आपको क्रेडिट खुद का लेना है, भैया सिंदूर बांटने चले। अब मुझे लगता है प्रभाजी की भी कुछ टाइम बाद ड्यूटी लगी 9 जून से कि सिंदूर बांटेंगे घर घर की अभियान में, वो भी बात करेंगे। प्रभाजी जवाब दे दीजिए, कम से कम राज्य के मुद्दों पर चर्चा की, ठीक है राज्य के मुद्दों पर हम। ठीक है प्रभाजी बोलिए। पुष्पेंद्र जी, मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहूंगी। अभी ये आईपीएस जो ऑफिसर थी, मेरे को उसी तरफ ये इंगित कर रहे थे जो रचिता जुयाल जी थी। तो मुझे लगता है आज कांग्रेस चुनाव में वोट बैंक के लिए इतना गिर गई है, इतना झूठ बोलेगी कि ये किसी की भावना का भी सम्मान नहीं करेगी। खुद रचिता जुयाल जो थी, उन्होंने अपना वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा है कि मेरी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से मैंने सर्विसेज अपनी 10 साल दी है। अब मेरा भविष्य इससे भी उज्जवल है, मैं कहीं और जाना चाहती हूँ, और कई समय से मैं इस बारे में बात कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये किस प्रकार मनगढ़ंत कहानियां आप भ्रष्टाचार में बोल दीजिए ना, आप त्रिवेंद्र रावत में बोल दीजिए कि 20 लाख की घूस में त्रिवेंद्र रावत जी शामिल थे या नहीं, इतना बोल दीजिए आप। प्रभाजी, मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार में संलिप्त थे या नहीं, ये बता दीजिए आप। राज्य के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहकारिता में नौकरियां बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे, ये बता दीजिए। प्रेमचंद अग्रवाल ने 260 नियुक्तियां अवैध विधानसभा में की है, आप उसको चर्चा कर लीजिए। आप राज्य में आ गई ना, अरे भैया सुन ले, इस राज्य में महिला राजेश जी एक एक करके, राजेश जी एक एक करके, मैं आपके पास आ जाऊंगा, समय पूरा दिया भाई, मुद्दे पे तो आइए। नहीं, समय पूरा दिया, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप जवाब दे देना। राहुल गांधी, हम कह रहे हैं ना, आप चर्चा कीजिए, आप चर्चा कीजिए, आप राज्य के मुद्दे पे चर्चा कीजिए बड़ोनी जी। आप इस राज्य के बताइए, आपने सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगी है, आप जातियों के नाम पे वोट मांगते हैं, आप कम से कम राज्य के मुद्दे नहीं, आपको पता है सिंदूर की वैल्यू। हम भैया सिंदूर हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को, हिंदू सनातन धर्म में सिंदूर को उनके पति देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं चलेगा यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी आके सिंदूर बांटे पूरे देश भर में, राज्य में। आप भूल जाइए, आप नहीं है सिंदूर के ठेकेदार। एक एक करके समझ में नहीं आएगा, एक एक करके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, तब जाके निर्भया के जो दोषी थे उनको सजा मिली थी। आप वो दिन भूल गए जब आपकी सरकारों में इतने बड़े बड़े कांड हुए थे। खैर, मैं तो ये कहूंगी, एक महिला होने के नाते पूरे देश में कहीं पर भी किसी बहन बेटी के साथ कुछ जो भी दोषी हो उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। वही आज हमारे प्रदेश में मैं कहूंगी पुष्पेंद्र जी, बहुत अच्छा शासन यहाँ पे चल रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ संदेश है कि चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा विधायक हो, नेता हो, किसी भी राज परिवार का व्यक्ति हो, अगर उत्तराखंड में वो कोई भी मैं कहूंगी दुष्कृत्य करेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो इसमें ये कह देना इनकी सरकार है, ऐसा नहीं है। ये भ्रष्टाचार का जो नासूर है, ये जो इतने बड़े बड़े इन्होंने देश में भ्रष्टाचार कर रखे हैं, चाहे वो अतिक्रमण हो, धर्मांतरण हो, किसने फैलाया हुआ है? ये सब तो कांग्रेस की देन है। इन्हीं के कैंसर फैलाए हुए हैं ये 55-60 साल जो इन्होंने इस देश में राज करा। आज भारतीय जनता पार्टी तो कीमोथेरेपी इन चीजों की कर रही है, उन सबको बाहर निकाल रही है। तो कुछ तो समय लगेगा। 60 साल वर्सेस 10 इयर्स में आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो? ठीक है, फिर भी हमारी ठीक है राजेश जी, माननीय प्रधानमंत्री ठीक है प्रभा जी, पुष्पेंद्र जी, हम डिबेट पे मैं बड़े विनम्र भाव से आपसे भी कह रहा हूँ और आदरणीय प्रवक्ता जी से भी कह रहा हूँ,
आप प्रातःकाल बार बार आप जो 60 साल आप कहते हो, आप दिल से बताइए, मन से बताइए, और कसम से मैं कह रहा हूं आप एक मतलब ये बता दिए कि प्रातःकाल सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक आप जो भी उपयोग कर रहे हैं वो 2014 से पहले का है। आप कुछ नया ऐसा नहीं कर लिया है देश में, ये राज्य में। क्या सड़कें वही कपड़े वही टीवी वही फ्रिज वही पढ़ाई वही लिखाई वो हॉस्पिटलाइजेशन तमाम चीजें विद्यालय। अरे भैया टीवी पे आके बकवास मतलब भाषणबाजी करना बकवास करना बहुत आसान होता है। आपके प्रवक्ता सिर्फ झूठ बोलने में आए हैं, आप लोग आप जनता को गुमराह करने में आ रहे हैं। आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट माला है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। आप गए हैं आपने पूरा बद्रीनाथ केदारनाथ की जमीनें बेच दी हैं। बडोनी जी आपको जानकारी होनी चाहिए, आपकी सरकार ने वहां पे बड़े मॉल खोलने की तैयारी कर दी है। आपने 12,000 करोड़ रुपए से रिश्ते से लेकर बद्रीनाथ तक जो लूट बचाई है आपने सड़कों की, आप सड़कों की हालत गए हैं। आप दे दो के भाषण बोले मैं पहाड़ में हूँ, इससे मैं पहाड़ में हूँ, मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे सड़कों का बुरा हाल। आपके नेता महिला अपराध में हर जगह लिप्त हैं। आपका विधायक महेश नेगी महिला अपराध में लिप्त है। आपका संगठन का महामंत्री संजय कुमार पर महिला अपराध का ठीक है शांत हो जाइए प्रभा जी, ठीक है प्रभा जी शांत हो जाइए। आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक थी, क्या किसी तरह का कोई फैसला हो पाया है आज? प्रभा जी आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक थी, पंचायत चुनाव को लेकर किसी तरह का कोई फैसला हुआ है, कोई चर्चा? देखिए पुष्पेंद्र जी, माने पुष्कर सिंह धामी जी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि जैसे ही चुनाव आयोग तिथि निकालेगा हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जो ओबीसी आरक्षण के बीच में एक बैटर लटका हुआ था और एक पंचायती राज एक्ट में संशोधन होना था, उसको राज्यपाल से मंजूरी जैसे ही मिल जाएगी और वैसे ही चुनाव आयोग इसकी तारीखें इसकी घोषित कर देगा। और जहां तक रही ये इससे पहले हमने देखा था जो देरी हुई थी पुष्पेंद्र जी, उसमें कहीं ना कहीं 2019 में जो 3 बच्चों का मैटर भी था कि जिन लोगों के 3 बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसमें भी अब फैसला आ गया है कि 2019 तक जो लोग वंचित रह गए थे उस वक्त ना अब वो भी चुनाव लड़ पाएंगे उत्तराखंड में। तो ये कुछ परेशानियां बीच में ही जिनकी वजह से ये फैसला टाला गया था। अदरवाइज चुनाव में ऐसा नहीं है कि अगर चुनाव रुके हैं तो कोई हमें ठीक है राजेश जी लास्ट कमेंट जल्दी। समय मिला है पुष्पेंद्र जी, इनके मैं बोल रहा हूँ इनको कभी मुद्दे पे बात नहीं करनी। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव आयोग डिसाइड करेगा। अरे भाई चुनाव आयोग करा, राज्य का मुख्यमंत्री डिसाइड करा, राज्य की सरकार करेगी। और आप प्रभा जी आप कह रहे हैं कि वो भेजा है अध्यादेश। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपने चुनाव में प्रशासकों की कार्यकाल को बढ़ाने के लिए अध्यादेश भेजा है राज्यपाल के पास, इसलिए नहीं भेजा कि चुनाव कराने के लिए आपको चुनाव कराएं। आपने जो अध्यादेश भेजा ये भेजा है कि चुनाव के 6 महीने के बाद प्रशासक उठाए जाए। नहीं जानकारी रखिए, आप तो खाली में बात की हम ये कर रहे हैं, धामी जी ये कर रहे हैं। आप 4 धाम का हवाला दे रहे हैं। 4 धाम का 2014 में पुष्पेंद्र भाई 2014 में यहाँ उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं। 2014 में जून के महीने में 18 जून को। इनको जानकारी नहीं है क्योंकि ये आधी जानकारी के साथ चैनल में बैठते हैं। ठीक है राजेश जी, समय कम है प्रभा जी, समय कम है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में लगातार सियासत जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसकी नया पार होगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।